हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ रेशु। आपका मेरे चैनल लर्न विथ रेशु में स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया है? अच्छा चल रहा है आपके घर में? और कैसे चल रही है आपकी प्रोग्रामिंग की प्रिपरेशन? कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपके करंट जॉब में? कुछ टिप्स, कुछ डाउट्स हों, कहीं पर स्टक हो गए हों, कोई एरर आ रही हो आपके कोड में और आपको सोल्यूशन चाहिए, तो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैंने अपने ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किए हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में बताया है। तो आप उन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं और मैं आपकी हेल्प करूंगी आपके डाउट्स को क्लियर करने में। ठीक है, तो ये तो हो गया शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट क्या मैं अपने सेशंस में करने जा रही हूँ। और आज मैं आपको इस वीडियो में क्या एक्सप्लेन करूंगी? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो टू डू मैनेजमेंट सिस्टम है, जो मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया है, उस सिस्टम को आज से मैं बनाना शुरू करूंगी और मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन सिखाऊंगी कैसे बनाएंगे स्प्रिंग एमवीसी का यूज करके। ठीक है, हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क में इस टू डू मैनेजमेंट सिस्टम को बनाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस। आप सीख सकते हैं जावा। और अभी तो मैं रिसेंटली बहुत दिनों से जावा पर ही कंसंट्रेट कर रही हूँ। मैंने टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस भी डाले हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से, ऑटोमेशन टेस्टिंग से, कुछ मैंने फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। तो मैं मिक्स एंड मैच करके वीडियोस डालती रहती हूँ ताकि आपके लिए भी फ्रेश कंटेंट मिले, आप बोर ना हो। और मैं भी आपके लिए अलग अलग टाइप के टॉपिक्स को शेयर कर सकूं। ठीक है ना? तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज मैं आपको पहले बताने वाली हूँ कि स्प्रिंग एमवीसी में एक्चुअल होता क्या है और कैसे स्प्रिंग एमवीसी काम करता है। ठीक है, तो स्प्रिंग एमवीसी जो होता है वो स्प्रिंग एमवीसी से क्या समझ में आ रहा है? एमवीसी मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो और ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क में मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न को फॉलो करके हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसे स्प्रिंग एमवीसी कहा जाता है बेसिकली। तो मॉडल व्यू और कंट्रोलर क्या होता है? देखिए, मॉडल मॉडल क्या होता है, कंट्रोलर का क्या काम है? कंट्रोलर का नाम से ही पता चल रहा है, कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल क्या कंट्रोल करता है? देखिए, इस डायग्राम में आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं? क्लाइंट, कंट्रोलर, व्यू और कुछ नए वर्ड्स दिख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि इन सभी चीजों का क्या मतलब है। देखिए, जब भी हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं स्प्रिंग एमवीसी का यूज करके, तो उस वेब एप्लीकेशन में एक वेब पेज होगा। सिंपल सी बात है कि जब हम इंटरेक्शन जो होगा वो वेब पेज के थ्रू ही होगा। तो जब भी कोई यूजर किसी वेब पेज पर या फिर एक एप्लीकेशन जब रन करती है, तो वो एप्लीकेशन जो है वो क्लाइंट वेब ब्राउजर पर जो भी जो वेब ब्राउजर होता है वो क्लाइंट होता है। ठीक है, अब वेब ब्राउजर पे जो भी रिक्वेस्ट जाती है, तो एमवीसी, स्प्रिंग एमवीसी में ये जो मैपिंग होती है, मैपिंग का मतलब क्या? रिक्वेस्ट को कंट्रोलर से व्यू तक पहुंचाने वाली जो रास्ता होता है वो कहां से होकर जाता है? वो डिस्पैचर सर्वलेट से होकर जाता है। अब ये डिस्पैचर सर्वलेट क्या है? ये एक तरीके से स्प्रिंग एमवीसी में ये एक फ्रंट कंट्रोलर का काम करता है। अब फ्रंट कंट्रोलर क्या है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी होटल में जाते हैं। अब होटल में जाते हैं तो हम डायरेक्टली मैनेजर से खाना नहीं मांगते, हम वहां पर वेटर से बोलते हैं कि खाना लेके आओ। अब वेटर क्या करता है? वेटर एक फ्रंट कंट्रोलर है। हमने एक रिक्वेस्ट दी वेटर को कि हमें खाना चाहिए। वेटर जाके कुक से बोलेगा, जो कि एक कंट्रोलर है, कि कुक हमें ये खाना चाहिए। कुक वहां पर खाना बनाएगा और जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मॉडल से लेगा और वो इंग्रेडिएंट को बनाकर जो
है वो कंट्रोलर को वापस देगा। अब कंट्रोलर क्या है, हमारा वेटर, वेटर यानी फ्रंट कंट्रोलर। अब फ्रंट कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को हैंडल करके वो व्यू तक पहुंचाएगा। व्यू तो बन ही गया ना, मतलब मॉडल और व्यू, मॉडल ने व्यू को भी बना दिया और उसके बाद वो हमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को देगा, मतलब कि हम वेटर हमारे लिए खाना लाएगा। तो इसी तरीके से स्प्रिंग में होता है कि जब क्लाइंट जो होता है कोई रिक्वेस्ट भेजता है हमारे कंट्रोलर के पास, तो वो डायरेक्ट कंट्रोलर के पास नहीं जाती। हमारे स्प्रिंग एमवीसी में कई सारे कंट्रोलर्स होते हैं अलग अलग काम को करने के लिए, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट डिस्पैचर सर्वलेट के पास आती है। डिस्पैचर सर्वलेट उस रिक्वेस्ट की ये एक तरीके से हैंडलर मैपिंग होता है। हैंडलर मैपिंग के थ्रू ये क्या करता है, डिस्पैचर सर्वलेट इस रिक्वेस्ट को कंट्रोलर को सेंड करता है। कंट्रोलर क्या करता है, मॉडल व्यू ऑब्जेक्ट्स बनाता है, प्रोसेस करता है हमारे रिक्वेस्ट को, जो भी आउटपुट्स हैं वो कैलकुलेट करता है और फिर वो मॉडल को पहुंचाता है। मॉडल व्यू ऑब्जेक्ट डिस्पैचर सर्वलेट को पहुंचाता है। डिस्पैचर सर्वलेट फिर क्या करता है, व्यू मॉडल ऑब्जेक्ट को व्यू को पहुंचाता है। वो कैसे, मॉडल ऑब्जेक्ट को व्यू तक पहुंचाने से पहले वो व्यू रिजॉल्वर, अब व्यू रिजॉल्वर क्या है, व्यू रिजॉल्वर एक ऐसी क्लास होती है जो कि कंट्रोलर से आए हुए जो डिस्पैचर सर्वलेट से कंट्रोलर तक गया और कंट्रोलर से मॉडल तक गया, इस रिक्वेस्ट पे जो भी व्यू है कि किस व्यू को हमें शो करना है, वो इस मॉडल व्यू ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन होती है। उस व्यू नेम को जेएसपी, जो भी हम व्यू रिजॉल्वर में हम फिक्स और सफिक्स देते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको कोड में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं ऐसे समझा रही हूँ तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आगे वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कोड के थ्रू, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये व्यू रिजॉल्वर उस व्यू को रिजॉल्व करता है कि हाँ हमें ये व्यू शो करनी है, और फिर वो यहाँ डिस्पैचर सर्वलेट के पास रिक्वेस्ट भेजता है व्यू और मॉडल व्यू के थ्रू। अब ये व्यू जो है रिस्पॉन्स बनाती है और डिस्पैचर सर्वलेट को भेजती है, और डिस्पैचर सर्वलेट रिस्पॉन्स क्लाइंट को भेजता है। तो इधर आप देख रहे हैं कि ये कंट्रोलर व्यू, रिजॉल्वर व्यू, ये सारी चीजें जो है ये अपना कम्युनिकेशन डिस्पैचर सर्वलेट के थ्रू करती है, और डिस्पैचर सर्वलेट ही फ्रंट में खड़े होकर कहता है कि मैं तुम्हें रिस्पॉन्स दूंगा क्लाइंट, मैं इन सब से डायरेक्टली बात नहीं करने दूंगा। तो एक तरीके से स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमें डिस्पैचर फ्रंट एंड कंट्रोलर प्रोवाइड करता है। तो ये जो डिस्पैचर सर्वलेट क्लास है ये हमें खुद नहीं लिखनी होती है, ये स्प्रिंग हमें खुद प्रोवाइड करता है, और इसके थ्रू हमारी मैपिंग हर जगह, हर क्लास, हर कंट्रोलर के थ्रू होती है। ठीक है, एक तरीके से अगर आप कहा जाए तो क्लाइंट डिस्पैचर सर्वलेट को कहता है कि हमें ये कंट्रोलर चाहिए, हमें ये व्यू चाहिए। ठीक है, अब कंट्रोलर जाके उस चीज को, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, व्यू रिजॉल्वर से व्यू रिजॉल्व होती है, उसका प्रीफिक्स जुड़ता है और वो व्यू को देता है, व्यू रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, डिस्पैचर सर्वलेट के थ्रू क्लाइंट को रिस्पॉन्ड मिल जाता है। सो सिंपल। तो अब मैं इसी चीज को आपको कोड में करके बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में स्प्रिंग एमएससी को यूज करके अगर हमें प्रोजेक्ट बनाना है, तो चलिए शुरू करते हैं कैसे हम बनाएंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगी। मैंने Eclipse IDE यूज की है, तो यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दूंगी टू डू लिस्ट, और ये जो है मेरा डायनेमिक वेब मॉड्यूल वर्जन, इसको मैं 3 यूज करूंगी। 4 भी आ गया है बट मैं अभी 3 ही यूज करूंगी। इसके बाद मैं टारगेट रन टाइम चूज करूंगी। टारगेट रन टाइम क्या होता है, टारगेट रन टाइम मतलब जो भी हम वेब सर्वर यूज करेंगे, हमारा वेब सर्वर यहाँ पर हम न्यू रन टाइम करके कैसे टारगेट रन टाइम इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। तो अभी के लिए मैं इसे ऐसे ही रहने देती हूँ और नेक्स्ट करूंगी। अब यहाँ पर ये फोल्डर है, ये इसमें कोई नाम नहीं आ रहा है, तो इसको मैं रिमूव करूंगी और यहाँ ऐड फोल्डर करके यहाँ नाम दूंगी SRC सोर्स फोल्डर, और ये जो डिफॉल्ट आउटपुट फोल्डर है यहाँ मैं दूंगी build/classes। ओके, ये 2 चीज आपको फिट करना है और उसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पर कंटेंट डायरेक्टरी में मैं यहाँ पर लिखूंगी वेब कंटेंट।
ओके। और हमें वेब डॉट एक्सएमएल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर यूज करना है अभी के लिए। नो, विथआउट भी बनाया जा सकता है, बट मैं अभी यूज करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी और फिनिश बटन पे क्लिक करूंगी। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है और थोड़ी ही देर में वो यहाँ बनकर आ जाएगा। ये देखिए, ये आ गया टू डू लिस्ट। अब अब ये अभी स्प्रिंग नेचर में नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे स्प्रिंग नेचर में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, स्प्रिंग जाएंगे, यहाँ स्प्रिंग लिखा हुआ है और यहाँ पर ऐड स्प्रिंग प्रोडक्ट नेचर, ये क्लिक करूंगी तो ये स्प्रिंग नेचर में हो गया। अब एक बात और है कि यहाँ पर हमें अभी क्या है, पोम डॉट एक्सएमएल फाइल नहीं है। पोम डॉट एक्सएमएल फाइल क्यों यूज की जाती है? पोम डॉट एक्सएमएल फाइल से क्या होता है, मतलब जब हम इसे मेवेन कल्चर में, मेवेन आर्किटेक्चर में चेंज कर देंगे, तो फिर पोम डॉट एक्सएमएल फाइल में ही जब हम डिपेंडेंसी मेंशन करेंगे तो ये ऑनलाइन जार फाइल्स को अपलोड कर लेगा। लेकिन अगर हमने इसे मेवेन आर्किटेक्चर में चेंज नहीं किया, फिर हमें यहाँ लिब फोल्डर में अपने आप खुद ही यहाँ पर लाइब्रेरीज जो जो हमें चाहिए वो डाउनलोड करके ऐड करनी पड़ेगी। तो हमें वो नहीं करना है, तो हम डायरेक्टली टू डू लिस्ट करके यहाँ पर कॉन्फ़िगर में क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे कन्वर्ट टू मेवन प्रोजेक्ट, इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये पूछेगा कि मतलब ये एक बॉक्स आएगा जिसमें होम डॉट एक्सएमएल फाइल के बारे में पूछेगा। तो हमारा ग्रुप आईडी टू डू लिस्ट ही रहेगा, आर्टिफैक्ट आईडी भी यही रहेगा, वर्जन हमारा किस वर्जन का ये सॉफ्टवेयर है, तो ये 0.0.1 स्नैपशॉट है क्योंकि ये पहला ही वर्जन है हमारा। और पैकेजिंग क्या होगी हमारी, वार फाइल के थ्रू। यहाँ पर हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं नहीं, ठीक है, क्योंकि डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट है इसलिए वार फाइल ही बनाएगा। और उसके बाद यहाँ पर पोम डॉट एक्सएमएल फाइल का नेम और डिस्क्रिप्शन चूज कर सकते हैं। उसकी अगर नहीं चूज करना वो तो भी एम्प्टी रख सकते हैं। मैं यहाँ फिनिश बटन पे क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारी पोम डॉट एक्सएमएल फाइल बन गई। अब क्या होगा, यस, तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इसमें स्प्रिंग की लाइब्रेरीज को ऐड करना होगा। अब स्प्रिंग की लाइब्रेरीज को कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो होम डॉट एक्सएमएल फाइल जो मैंने ऐड की है, उससे हमारी एक चीज इजी हो गई कि हमें एक चीज हमारी ये इजी हो गई कि हमें जार फाइल्स को अपलोड नहीं करना पड़ेगा सेपरेटली। अब मैं बता, हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क की कुछ लाइब्रेरीज को यहाँ ऐड करना है। कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। तो एक मिनट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं विंडो को। यहाँ पर मैं सर्च में डालूंगी मेवेन सेंट्रल, ओके, और मैं इस पे एंटर करूंगी। तो ये जो मेवेन सेंट्रल रिपोजिटरी mvnrepository.com, इस वाली लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ सर्च मेवेन org भी है और ये, तो हमें इसमें जाना है, मेवेन सेंट्रल में क्लिक कर दिया। अब ये मेवेन सेंट्रल खुल के आ गया। यहाँ पर हमें डालना है स्प्रिंग, ओके, और एंटर कर देना है। अब देखिए, org.spring फ्रेमवर्क के हमारे पास कोर के इतने सारे प्रोजेक्ट्स की ये जो मतलब जार फाइल्स के लिए हमें ऑप्शंस मिल गए। तो हमें कौन कौन से लेने हैं, कॉन्टेक्स्ट, कोर, वेब, बीन्स एंड वेब एमवीसी, और इसके अलावा हमें और कोई नहीं लेना। ठीक है, तो हम एक एक करके इस पे जाएंगे। पहले कॉन्टेक्स्ट पे जाएंगे और ये लेटेस्ट वाला जो है इस पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर से कॉपी कर लेंगे और हमारे प्रोजेक्ट में जाकर यहाँ डिपेंडेंसी सेक्शन बनाएंगे। पैकेज के बाद यहाँ डिपेंडेंसीज, ये डिपेंडेंसीज को क्लिक करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हमें ये डिपेंडेंसी पेस्ट करनी है। ठीक है, ये हमारी हो गई स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ बैक जाएंगे और इसी तरीके से हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क में
कॉन्टेक्स्ट मिल गया, कोर लेंगे। ये सारी लाइब्रेरीज हम इसलिए ऐड कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में क्योंकि हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इन इन लाइब्रेरीज का यूज करके हम कोड में इनका कोड में हम यूज करेंगे। तो एक एक करके मैं ये सारी लाइब्रेरी मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। थोड़ा आपको लेंदी लगेगा वीडियो, बट आपको स्क्रैच से पता चलेगा कि कैसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं स्क्रैच से, तो आपके लिए फायदा ही है। तो इसीलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बीच में फिर एरर्स आएंगी और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, एरर्स आएंगी तो फिर आपको उसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम आएगी। कोई बात नहीं, ये भी है, अगर आपको कुछ मेरे बताने के बाद भी एरर्स आती हैं तो आप मेरे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं सारे आपके एरर्स और आपके डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ। तो जो कि मैंने पिछले 2 दिन से 2 वीडियोस डाले हैं, मैं किस सेशंस के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसमें मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी। लिंक नहीं, एक्चुअली मैं वो सेशन क्या है और उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने एक वीडियो में शेयर की है, तो वो वीडियो की लिंक मैं प्रोवाइड करूंगी और जब आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, वैसे मैं यहाँ भी बता देती हूँ, आपको मेरे इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करना है, फेसबुक पेज को लाइक करना है और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है कि मुझे आपके ग्रुप में आपके सेशंस अटेंड करने हैं और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इंटरेस्टेड लिखना है। तो ये 3 टास्क आप कंप्लीट करेंगे और जब आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करेंगे तो मैं वहां पर आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगी और फिर आप मेरे सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने सारे डिपेंडेंसीज ऐड कर दी है। अब कुछ डिपेंडेंसी और है, लेकिन मैं आपको वो समय के साथ साथ बताऊंगी कि कैसे ऐड करनी है। अभी हमें इतनी ही चाहिए थी। ठीक है, ये हो गई हमारी डिपेंडेंसी ऐड। यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक कर दिया। अब क्या करना है हमें, हमारे पास स्प्रिंग डिपेंडेंसी हो गई, हमारे पास वेब आईएनएफ फोल्डर हो गया। अब क्या करेंगे, हम एक कंट्रोलर बनाएंगे। सबसे पहले कंट्रोलर, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिक्चर में समझाया था कि हमारे पास, हाँ एक चीज और, हमें वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में भी कंप्लीट करनी है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फाइल ऐड करेंगे, एक्सएमएल फाइल। मैं आपको एक्सएमएल फाइल्स को यूज करके कैसे स्प्रिंग प्रोजेक्ट बनाया जाता है, एमवीसी प्रोजेक्ट, वो अभी बता रही हूँ। विदाउट एक्सएमएल का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें एक्सएमएल फाइल की जगह क्लासेस यूज की जाती हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको विदाउट एक्सएमएल का भी सीखना है या नहीं। ठीक है, अगर वो सीखना है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, सर्वर डॉट एक्सएमएल फाइल बनाऊंगी। तो उसके लिए मुझे एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो सर्वलेट डॉट एक्सएमएल फाइल बनाने के लिए हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट का नेम एज इट इज यूज करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टू डू। नहीं तो क्या होगा, अगर आप प्रोजेक्ट का नेम एज इट इज यूज नहीं करेंगे तो फिर आपको एरर्स आएंगी। ठीक है, ये जो सर्वलेट डॉट एक्सएमएल फाइल है, इसके आगे हमें प्रोजेक्ट का नेम और डैश फिर सर्वलेट डॉट एक्सएमएल ये नाम लिखना है। ठीक है, तो ये हमने नाम लिख दिया सर्वलेट डॉट एक्सएमएल। इसमें क्या होगा, फॉन्ट छोटे तो नहीं आ रहे, दिख रहा है नहीं, मुझे लगता है कि फॉन्ट में प्रॉब्लम है ना। तो मैं देखती हूँ कि फॉन्ट चेंज कर सकते हैं या नहीं। फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं वो भी हम देखते हैं। प्रेफरेंसेस में जाएंगे और हाँ मैंने चेंज तो किया था, बेसिक टेक्स्ट एडिटर, इसके बाद एडिट, इसको मैं 16 कर देती हूँ। तो बेसिक टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट फॉन्ट, इसको भी मैं एडिट कर देती हूँ। ठीक है,
अप्लाई अप्लाई। देखिए फ़ॉन्ट बढ़ गया। फ़ॉन्ट बढ़ने के लिए आपको क्या करना है, विंडोज़ में जाना है, प्रेफ़रेंसेस में जाना है, यहाँ आप टाइप कर सकते हैं अगर सर्च करना है तो फ़ॉन्ट, और फिर ये कलर और फ़ॉन्ट्स में आ जाएगा। ये जो इस बटन पे क्लिक करके इस विंडो को थोड़ा आप एक्सपेंड करके थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन बेसिक, बेसिक में जाके आप टेक्स्ट फ़ॉन्ट को एडिट करके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है? ये मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। ये भी एक छोटी-सी टिप है। देखिए इस फाइल ये अभी यहाँ एम्प्टी है। मैं यहाँ पर आपको बना बनाया अभी एक कोड एंटर करके दिखाऊंगी, और फिर मैं उसको समझाऊंगी कि कैसे वो काम करेगा। ठीक है, तो मेरे पास ये कोड पहले से ही लिखा हुआ रखा है कि इस सर्वलेट डॉट एक्सएमएल में हमें क्या यूज करना है। तो ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने लिखा क्या है। देखिए ये एक एक्सएमएल फाइल है, तो ऑब्वियसली इसमें हमें यहाँ पर एक्सएमएल का ये टैग लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें बीन्स ऐड करनी होंगी। अब बीन्स क्या होती है, बीन्स एक पर्टिकुलर स्प्रिंग फ्रेमवर्क से प्रोवाइड की गई क्लासेस होती हैं, या फिर एक मॉड्यूल्स होते हैं जो कि हमें यूज होता है। जैसे यहाँ बीन मॉड्यूल का हमने यूज किया है। अब ये बीन मॉड्यूल तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम पॉम डॉट एक्सएमएल में बीन्स इसको यूज नहीं करेंगे, इसलिए मैंने पहले ये डिपेंडेंसी ऐड की है। इसी तरीके से यहाँ पर है हमारा कॉन्टेक्स्ट और एमवीसी। तो इस ये तीन हमारा हमने कॉन्टेक्स्ट को भी ऐड किया है, कॉन्टेक्स्ट और एमवीसी, ये एमवीसी। तो ये सारी चीजें मैंने इसीलिए डिपेंडेंसीज को ऐड की थी, क्योंकि मैं इस बीन में उनको यूज करने वाली हूँ और आगे प्रोजेक्ट में भी यूज करने वाली हूँ। ये यहाँ पर मैंने ये जो स्टेप लिखा है एक्सएमएल स्कीमा लोकेशन, इसको आप एज इट इज अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ मैं आपको दिखा भी रही हूँ, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि क्या ऐड करना है। उसके बाद हमने ये लाइन ऐड की है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट ये हो गया, इसका टैग है कॉन्टेक्स्ट का टैग, और उसमें कंपोनेंट स्कैन के साथ हमने बेस पैकेज का नाम यहाँ पर लिखा है। अब हमारे पास बेस पैकेज का नाम क्या है, हम जो ये जो बेस पैकेज का नाम यहाँ लिखा है, इस नाम के पैकेज को हम बनाएंगे यहाँ पर कंट्रोलर क्लास को लिखने के लिए। तो बेसिकली ये बेस पैकेज ये डिफाइन करता है कि हमारी सारी कंट्रोलर क्लासेस किस पैकेज के अंदर आएंगी, ताकि हम जब जब स्प्रिंग फ्रेमवर्क में इसे रन करेंगे तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में पता चल जाएगा। क्योंकि जब मैं आगे बताऊंगी कि इस बेस पैकेज का क्या यूज है, बट अभी आप ये याद रखिए कि इस टैग से हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारे कंट्रोलर्स किस पैकेज के अंदर है। उसके बाद एम्बिएंट एनोटेशन ड्रिवन, ये एमबीसी एनोटेशन ड्रिवन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम जो भी अपने प्रोजेक्ट में क्लासेस लिखेंगे या कंट्रोलर्स बनाएंगे, उसमें हम एनोटेशन को यूज कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक व्यू रिजॉल्वर की बीन को डिफाइन किया है। ये बीन डिफाइन करा है क्या, हमने इस क्लास को यहाँ डिफाइन किया है और प्रीफिक्स और सफिक्स लिखा है। प्रीफिक्स और सफिक्स का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब हमें क्या होगा, जब भी हम अपने प्रोजेक्ट में व्यूज को डिफाइन करेंगे तो हमें डॉट जेएसपी लिखने की जरूरत नहीं है। हम एक बार यहाँ डॉट जेएसपी लिख देंगे, अब जहां भी हम व्यूज को डिफाइन करेंगे अपने आप डॉट जेएसपी ले लेगा। और व्यूज कहाँ रखनी पड़ेंगी हमें, आईएनएफ व्यू फोल्डर में। अभी व्यू फोल्डर मैंने बनाया नहीं है, अभी मैं बनाऊंगी। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमारा ये जो लाइन है, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है कि हम जो है सारे रिसोर्सेस जैसे सीएसएस फाइल्स, जेएस फाइल्स, स्क्रिप्ट और इमेजेस फाइल्स हम एक रिसोर्स फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो हमें बार बार उसका पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप रिसोर्स लोकेशन से वो गेट कर लेगा। ठीक है, तो हमें ये रिसोर्स लोकेशन के लिए ये रिसोर्स फोल्डर भी बनाना पड़ेगा। ये कहाँ बनेंगे, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये बेस पैकेज का फोल्डर बनाने के लिए। तो पैकेज बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, जावा रिसोर्सेज के अंदर सोर्स में जाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और न्यू करके ये पैकेज पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, टू डू लिस्ट यहाँ पर नेम आ रहा है, इसको हटाकर हम क्या लिखेंगे, होम डॉट टू डू लिस्ट डॉट स्प्रिंग एमवीसी। ठीक है, ये हो गया। और इसको फिनिश कर देंगे। देखिए कॉम डॉट टू डू लिस्ट डॉट स्प्रिंग एमवीसी, यही नाम मैंने यहाँ लिखा है। ये हमारा हो गया बेस पैकेज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, व्यू के लिए फोल्डर बनाएंगे। तो वेब आईएनएफ के अंदर राइट करेंगे और यहाँ से एक फोल्डर क्रिएट करेंगे व्यू। ठीक है, और यहाँ फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा व्यू फोल्डर हो गया। और तीसरी चीज क्या है, हमें रिसोर्सेज का बनाना है फोल्डर। इसको कॉपी करें,
अब ये वेब कंटेंट के अंदर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक फोल्डर बना देंगे रिसोर्सेस। ये हमारा रिसोर्सेस फोल्डर बन गया। अब क्या है, अब हमें इनमें चीजें डालनी है। ये हमारे हो गई सर्वलेट डॉट एक्सएमएल फाइल। अब वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में भी हम एक कोड लिखेंगे। वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में क्या लिखना है, वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में भी मैं एक चीज लिखूंगी जो कि आप सीधे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वीडियो है, बट आप देख कर कॉपी कर सकते हैं। ये जो है, ये हमारा डॉट एक्सएमएल है। इसमें क्या है, मैंने जैसे पहले शुरुआत में बताया था कि मैंने डिस्पैचर सर्वलेट फ्रंट कंट्रोलर की तरह काम करता है, तो वही डिस्पैचर सर्वलेट यहाँ पर डिफाइन है। ये जो डिस्पैचर सर्वलेट की जो क्लास है ये डिफाइन है, ये हमें यहाँ पर डिफाइन करनी होती है। और उसके साथ साथ हमें कंटेक्स्ट कॉन्फ़िग लोकेशन में क्या डिफाइन किया है, ये हमने ये फाइल का पाथ डिफाइन किया है, सर्वलेट एक्सएमएल फाइल का पाथ। और ये सबसे पहले ये लोड होगी, इसलिए यहाँ लिखा है लोड ऑन स्टार्टअप 1। जब भी प्रोजेक्ट लोड होगा उसमें सबसे पहले ये लोड होगी। ठीक है, अब क्या है, ये तो डिस्प्ले नेम है हमारे प्रोजेक्ट का, और उसके बाद ये डिस्पैचर सर्वर स्लैश पे, मतलब हमारा क्या होगा, टू डू लिस्ट स्लैश, जब हमारा यूआरएल बनेगा वो स्लैश के बाद जो भी हम पेजेस ऐड करेंगे वो आएंगे। तो ये हमारा यूआरएल मैपिंग है, यूआरएल पैटर्न। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी वेब डॉट एक्सएमएल फाइल और सर्वलेट डॉट एक्सएमएल फाइल बन गई। अब क्या करना है, हमें कंट्रोलर ऐड करना है। तो सबसे पहले हम इस पैकेज में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ क्लास लिखेंगे। क्लास का नाम लिखेंगे हम लॉगिन कंट्रोलर, कि हमें लॉगिन से बेसिक ऑथेंटिकेशन बनाना है और फिनिश कर दें। अब ये हमारा लॉगिन कंट्रोलर क्लास बन गया। ठीक है, लॉगिन कंट्रोलर क्लास में मैंने आपको यहाँ बताया था कि हम ये बेस पैकेज ये देंगे। ठीक है, ये बेस पैकेज इसलिए हमने इसके अंदर लॉगिन कंट्रोलर क्लास बनाया। तो अब जो है ये कंट्रोलर क्लास को कैसे स्प्रिंग पता चलाएगा कि ये कंट्रोलर क्लास है, इसलिए यहाँ हम एक एनोटेशन लगाएंगे कंट्रोलर। ठीक है, ये जब हम एनोटेशन लगा देंगे उससे क्या होगा कि इस क्लास, ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क को पता चल जाएगा कि ये क्लास हमारी कंट्रोलर क्लास है। ठीक है, अब इस कंट्रोलर क्लास में हम सिंपल सा एक मेथड डिफाइन करेंगे। मेरे पास मैंने इसका इसमें एक मेथड डिफाइन करेंगे पब्लिक। यहाँ खुद टाइप करके आपको बताती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, मैं चाहूँ तो, मेरे पास प्रोजेक्ट बना है, मैं चाहूँ तो कॉपी पेस्ट भी कर सकती हूँ। कॉपी पेस्ट करूंगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने कहाँ से क्या कर दिया। मैं ये क्या लिख रही हूँ इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, एक मिनट, और ये जो है ये एरर दे रहा है क्योंकि हमें यहाँ रिटर्न करना है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी एक मेथड है लॉगिन पेज, ये लॉगिन पेज को शो करने वाली मेथड है, इसका नाम मैं शो लॉगिन पेज लिखती हूँ। ठीक है, ये शो लॉगिन पेज, तो इससे हमें लॉगिन पेज पे जाएंगे। अब लॉगिन पेज का नाम हम यहाँ लिख देते हैं लॉगिन। अब यहाँ हमें डॉट डीएसपी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ये हमारी सर्वलेट डॉट एक्सएमएल में मैंने ये जो व्यू रिसॉल्वर ऐड किया है इसकी वजह से हम जब यहाँ ये अपने आप ही डॉट जेएसपी लगा देगा। ठीक है, ये रिक्वेस्ट मैपिंग क्या है, ये रिक्वेस्ट मैपिंग हमें ये बताती है कि क्या रिक्वेस्ट पैरामीटर पर, मतलब स्लैश के बाद क्या कैसे बताऊं, ये है ऐसा, देखिए जैसे ये है हमारा यूआरएल, इसमें स्लैश, ये तो हमारे बेसिक डीएनएस हो गया। इस डीएनएस के बाद जो स्लैश के बाद जो भी आता है वो हम डिफाइन करते हैं अपने प्रोजेक्ट में यूआरएल। तो जैसे यहाँ पर स्लैश आर्टिफैक्ट है, फिर स्लैश ये है, तो यहाँ पर इस स्लैश का मतलब ये है कि मतलब मेरे
प्रोजेक्ट जब लोड होगा तो स्लैश के बाद डायरेक्टली लॉगिन पेज ओपन होगा, इसलिए ये स्लैश लगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ लॉगिन डिफाइन किया तो हमें यहाँ पर एक लॉगिन पेज भी डिफाइन करना होगा। तो व्यू के अंदर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ फाइल बनाएंगे login.jsp, ठीक है। हमारी login.jsp फाइल बन गई। अब JSP फाइल बन गई तो अब JSP फाइल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, देखिए। JSP फाइल में सबसे पहले तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि JSP फाइल में क्या होना चाहिए वो देखना है तो आप उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अभी मैं पूरा कोड कॉपी कर रही हूँ ताकि थोड़ा क्विक हो, नहीं तो वीडियो बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। या तो आप इससे डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारी बॉडी हो गई लॉगिन पेज की, ठीक है। अभी के लिए मैं ये चीज हटा देती हूँ क्योंकि मैं पहले आपको समझाना चाहती हूँ, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, एरर दे रहा है यहाँ पर कि javax.servlet.http servlet was not found। हमें ये नहीं मिल रहा है इसे। इस एनोटेशन को यूज कर, इस टैग को यूज करने के लिए इसे ये वाली लाइब्रेरी चाहिए। अब ये लाइब्रेरी ऐसे एरर देता है तो आपको पता लगाना चाहिए कि हम कैसे मिलेगी ये लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी ढूंढने का सिंपल आइडिया ये है कि हम मेवन सेंट्रल रिपोजिटरी में जाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे javax डॉट सर्वलेट डॉट http, बस, और एंटर कर देंगे। हमें एक मिनट, क्या था ना, java http डॉट सर्वलेट, तो जावा जो एंटर किया नहीं मिला। जावा एक्स डॉट सर्वलेट सिर्फ लिख के देखते हैं, हाँ आ गया। तो जावा एक्स डॉट सर्वलेट लिखा, अब हमें HTTP वाला चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास है जावा एक्स। बेसिकली क्या मांग रहा था, ये मांग रहा था हमें जावा एक्स सर्वलेट, मतलब डिपेंडेंसी लाइब्रेरी मांग रहा था। ये जो लाइब्रेरी है, ये जो, एक मिनट, ये जो हमें ये क्लास मांग रहा है, ये क्लास जो है किस लाइब्रेरी में है, ये एक्चुअली कौन सी लाइब्रेरी है, javax.servlet.api लाइब्रेरी, ठीक है। इसीलिए हमने ये API लाइब्रेरी यूज की। इसका हम ये 4.0.1 वर्जन को कॉपी कर लेंगे। सबसे लेटेस्ट ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम बाद में हमारा प्रोजेक्ट जब अपग्रेड हो, मतलब जल्दी से प्रॉब्लम्स नहीं आती, ठीक है। लेकिन हाँ, कंपैटिबिलिटी भी देखनी पड़ती है, कभी कभी एरर्स भी आती हैं। ये देखिए मैंने यहाँ ऐड कर दी, ठीक है। अब आप देखेंगे तो वो एरर चली गई, देखिए चली गई एरर। तो इस तरीके से वो एरर चली गई। अब हम देखते हैं कि हमारा लॉगिन पेज हो रहा है नहीं। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा टैग ऐड कर देती हूँ, वेलकम टू डू लिस्ट, ठीक है। टू डू लिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उसको सेव कर देते हैं। अब हमारे पास बेसिकली इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए सारी चीजें अवेलेबल है। मैं इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखाती हूँ। हाँ, एक चीज नहीं है हमारे पास क्या नहीं था, हमारे पास नहीं था वेब सर्वर। तो हम क्या, अब टॉमकैट कैसे कैसे टॉमकैट को इंस्टॉल करना है ये सब बताती हूँ मैं। ये है मेरी सबसे पहले तो हमें कैसे इंस्टॉल करना है वो बताना पड़ेगा। तो पहले हम जाएंगे वेब पेज पे अपने, यहाँ पर हम सर्च बॉक्स में लिखेंगे टॉमकैट एंड 9 डाउनलोड, क्योंकि मैं 9 ही यूज कर रही हूँ। और ये अपाचे टॉमकैट की जो ये वेबसाइट है, यहाँ जाएंगे। यहाँ पर हमें वर्जन दिखे, ये 9.0.5। इस वर्जन को हम यहाँ, मेरा लैपटॉप 64 बिट का है तो मैं इस जिप को क्लिक करूंगी, जिसका 32 बिट का है वो ये ले लेना। मैं इस पे क्लिक करूंगी, मेरे पास ऑलरेडी ये सिर्फ जिप ही लेना है और उसको अनजिप करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना।
ये मेरे पास ऑलरेडी अनजिप्ड है तो मैं वही यूज करूंगी। तो मैंने यहाँ पर अपना टॉमकैट वर्जन 9.0 सिलेक्ट किया। कहाँ से? यहाँ कैसे सिलेक्ट किया? ये जो है ना, रुको एक मिनट, ऐसे हम टॉमकैट को ऐड करेंगे वो दो तरीके हैं। एक तो यहाँ नीचे सर्वर आता है जो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ क्लिक किया यहाँ पर, और सर्वर पर क्लिक करने के बाद मैंने ये अपाचे, ये जो अपाचे इस पे क्लिक किया, टॉमकैट 9 इस पे नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर ब्राउज करेंगे और हम जो है जो हमारा टॉमकैट है उसको हम चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। तो ये हमारा टॉमकैट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब क्या करना है हमें? यहाँ पर राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट को, रन एज, रन ऑन सर्वर। हाँ, एक चीज मैंने नहीं बताई, वो ये है कि आपको पहले टॉमकैट को रन टाइम एनवायरनमेंट में भी ऐड करना होगा। तो आपको विंडोज प्रेफरेंस में जाके यहाँ सर्वर्स पे क्लिक करना है और रन टाइम एनवायरनमेंट यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ मैंने पहले से ऐड कर रखा है इसलिए आपको क्या करना है, रन टाइम एनवायरनमेंट पे क्लिक करके यहाँ ऐड बटन पे क्लिक करना है, टॉमकैट को चूज करना है, नेक्स्ट क्लिक करना है, अपना फाइल को ब्राउज करना है और फिनिश कर देना है। तो ये चीज ऐड हो जाएगी। उसके बाद जब ये चीज ऐड हो जाएगी फिर यहाँ सर्वर आसानी से ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ क्लिक करके वो चूज हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सर्वर ऐड हो गया। अब राइट क्लिक करेंगे, रन ऑन सर्वर, हमारा टॉमकैट है ही। नेक्स्ट करेंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट ऐड हो गया, फिनिश। हमारा वेब पेज ओपन होकर आता है या नहीं। इसने एरर दे दी, क्यों? क्योंकि मेरा जो है एक और टॉमकैट कहीं और चल रहा है। तो मैं उसे पहले क्लोज कर देती हूँ, स्टॉप कर दिया मैंने। अब करते हैं राइट क्लिक, रन ऑन सर्वर। ये मेरा टॉमकैट चलने लगा और ये देखिए हमारा वेब पेज आ गया सामने। वेलकम टू टू लिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। ये हमारा पहला वेब पेज है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस वेब पेज में लॉगिन फॉर्म ऐड करना है। ठीक है, अब लॉगिन फॉर्म हम कैसे ऐड करेंगे? देखिए, अब ये तो एक सिंपल चीज है कि हम सिंपल कोड लिखकर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ आपको एक ट्रिक बताऊंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टास्क है कि हमें एक लॉगिन पेज बनाना है और उसका डिजाइन विजाइन बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं बताती हूँ आपको कि कैसे आप लॉगिन पेज आसानी से जल्दी से ढूंढ सकते हैं इंटरनेट पे कोड, और उसको कैसे आप अपने कोड में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन पेज टेम्पलेट और HTML नहीं फ्री, इस पे क्लिक करूंगी। यहाँ पर जैसे कि यहाँ 40 फ्री बूस्टअप लॉगिन पेज, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखिए ये सारे लॉगिन पेज हैं, इनमें से हम कोई भी डिजाइन ले सकते हैं। तो मैं ये वाले डिजाइन, ये ग्रीन वाली थोड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, मैं ये चूज करती हूँ। ठीक है, तो मैंने इस पे क्लिक किया। हमारे पास नहीं, मैंने गलत जगह क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक करना है। ये वाला क्यों नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं, मैं यही यूज कर लेती हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। चलो एक बार और ट्राई करती हूँ। ओके, इस मेरे पास शायद इसकी एक लिंक रखी हुई है। यस, ये मैंने पहले भी यूज किया, इसलिए मैंने ये चूज करने का सोचा। ठीक है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोड भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम ढूंढ लेते हैं इंटरनेट पे कि कौन सी हमें चूज करनी है। ये मैंने जैसे ये चूज करी है, इसमें मैं प्रीव्यू में जाऊंगी तो यहाँ पर मुझे कोड मिलेगा, ये है कोड। तो आप पूछोगे कि ये कोड कैसे यूज करेंगे, तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि यही तो ट्रिक है, कैसे हम किसी भी दिए हुए कोड को अपने कोड में यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या है, ये जो div है इसको मैं कॉपी करूंगी और अपने ये जो लॉगिन जो जेएसपी है इसके बॉडी के अंदर लिख दूंगी। इस पर मैंने बॉडी के अंदर पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से मैं ये सीएसएस को कॉपी करूंगी, तो फिर मुझे डिजाइन विजाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही पूरी डिजाइन बनकर आ जाएगी, मुझे कुछ नहीं करना होगा लेकिन थोड़ा कम चीजें करनी होंगी। यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगी रिसोर्स फोल्डर में CSS नाम से। अब इस CSS फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगी style.css और इस फाइल में मैं ये पेस्ट करूंगी। ठीक है, ये हमारा CSS हो गया। अब इस CSS की सारी डिटेल क्या है, ये क्या टैग्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये सब चीजें मैं बताने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क में प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं वो बता रही हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और दूसरी चीज क्या थी, जावास्क्रिप्ट हम रहने देते हैं। अब मैं अगर एकदम से इस प्रोजेक्ट को रन करूंगी तो अभी ये नहीं चलेगा, वही मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आपको पता चलेगा कि हमें क्या चीजें मॉडिफाई करनी होगी। तो ये जब मैंने रन किया टॉमकैट को, थोड़ा सा टाइम लेता है। तो अभी देखिए इसमें कोई डिजाइन नहीं दिख रही आपको, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स और बटन्स दिख रहे हैं। अब ये सुंदर कैसे, एग्जैक्टली ऐसे कैसे दिखेगा जैसा कि ये दिख रहा था ये पेज, उसके लिए हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा। तो ये लॉगिन जो पेज है इसमें हमें पाथ देना होगा हमारी इस CSS फाइल का। अब वो कैसे देंगे, वो ऐसे देंगे कि हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम, मैं यहाँ पर अभी उस टैग को कॉपी कर रही हूँ, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं हेड टैग के अंदर हमेशा CSS फाइल की जो टैग होता है वो यहाँ देना पड़ता है। ठीक है, हेड टैग के अंदर ये लिंक नाम से टैग होता है जिसमें ये है पूरा उसका सिंटैक्स। यहाँ पर ये देखिए ये एरर दे रहा है, ये क्यों एरर दे रहा है कि इसको जो मैंने ये यूज किया है ना, पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट, ये इसके लिए ये एरर दे रहा है कि ये जो टैग है, ये जो एलिमेंट है, इसे हम यूज तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास javax.servlet.jsp लाइब्रेरी हमारे पास ना हो। हमें क्या करना होगा, वही मेवन में जाना है, मेवन रिपोजिटरी, यहाँ फिर से डालना है javax.servlet। अब javax.servlet.jsp चाहिए हमें। वो हमें कहाँ मिलेगा, ये है javax servlet JSP API। ठीक है, तो ये है एक और एक ये है, हम यही वाली यूज करेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट है। इसको कॉपी कर लेंगे और pom.xml में हम यहाँ पर डिपेंडेंसी में ऐड कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब आप देखेंगे एरर चलेगी। ठीक है, तो ये तो हमने हमारा CSS ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये CSS ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे वेब पेज जो है वो, अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखिए वेब पेज में कलर डिजाइन सब कुछ आ गया क्योंकि ये CSS ऐड करना था बस। ये CSS फाइल ऐड कर ली। अब यहाँ पर ये चलेंगे या नहीं ये अभी नहीं पता, ये नहीं चल रहा है क्यों, क्योंकि इनमें जो इंफॉर्मेशन है वो अभी हमें एडिट करनी है। तो जैसे मैंने क्रिएट पे किया तो यहाँ पर नहीं चला। अब एक और चीज़ है, अगर आपको ये इसकी जगह यहाँ पर विंडो ओपन होने की जगह आपको पेज आपके गूगल क्रोम या फिर जो भी आपका वेब ब्राउजर उसमें ओपन होना है तो आप यहाँ चूज कर सकते हैं वेब ब्राउजर। यहाँ पर ऑप्शन है क्रोम, इंटरनल एक्सप्लोरर, डिफॉल्ट सिस्टम वेब ब्राउजर या इंटरनल वेब ब्राउजर। अभी ये था, मैं इसको डिफॉल्ट सिस्टम ब्राउजर में कर दूंगी। ठीक है, आपकी बात जब मैं रन करूंगी तो वो वहां खुलेगा। अब देखिए क्या करना है, मेरे पास जो है वो लॉगिन पेज है। अब इसमें मैं
लॉगिन पेज में, हाँ, लॉगिन पेज को कंट्रोलर से ऐड करूंगी। तो क्या करना होगा, ये जो हमारे पास फॉर्म बना हुआ है, ये रजिस्टर का है और ये है लॉगिन फॉर्म। तो ऐसा करते हैं कि हमारे पास ये एक ही में दिया हुआ है, मैं दो पेज यूज करती हूँ। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, एक और पेज बनाती हूँ, रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर डॉट जेएसपी। रजिस्टर डॉट जेएसपी और लॉगिन डॉट जेएसपी, ये जो रजिस्टर, ये पूरा पेज अभी ऐसे के ऐसे कॉपी कर लेती हूँ मैं। ये कॉपी कर लिया। अब यहाँ से मैं लॉगिन फॉर्म को हटा देती हूँ। फॉर्म क्या है, ये टैग क्या है, ये सारी चीजें आपको मैंने एक और वीडियो में एक्सप्लेन की है, क्योंकि मैं अभी डिटेल में करूंगी तो आप बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। ये सब चीजें आप मेरे उस वीडियो में देख सकते हैं, तो मैं आपको उस वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी कि ये फॉर्म वगैरह क्या है, ठीक है। ये रजिस्टर फॉर्म यहाँ हो गया और लॉगिन फॉर्म यहाँ हो गया। अब यहाँ से मुझे ये रजिस्टर फॉर्म हटाना होगा, तो हमारे सेपरेट हो गए लॉगिन फॉर्म और रजिस्टर फॉर्म। अब एक चीज करना है कि मुझे लॉगिन फॉर्म में नाम यहाँ पर दिखना है, मतलब यहाँ पर लॉगिन पेज का जो है वो नाम मुझे दिखाना है कि ये जो है लॉगिन फॉर्म है, ठीक है। तो मैं फॉर्म टैग के अंदर यहाँ पर एक H1 या H3 लेती हूँ, मैं H3 टैग ले लेती हूँ, और यहाँ पर मैं इसे बोल्ड में करना चाहती हूँ, तो B टैग ले लेती हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ लिखती हूँ लॉगिन फॉर्म, ठीक है। इसी तरीके से इस टैग का हम यूज करके यहाँ रजिस्टर जेएसपी में भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ लिख देंगे हम रजिस्टर फॉर्म हटा देती हूँ मैं रजिस्टर को, और यहाँ से लॉगिन, बस, ठीक है। अब इसको सेव करती हूँ और इसे रन करती हूँ। तो आप देखेंगे कि एक, ये देखिए, ये हमारा पेज खुलकर आ गया। इसमें यहाँ लॉगिन लिख के आ गया, पहले नहीं लिखा था। और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो अभी रजिस्टर पेज पे जाएगा नहीं, वो हमें इसका जो लिंक है उसको ऐड करना होगा। बट आप ये देख रहे हैं कि पेज आ गया, यहाँ लॉगिन आ गया, ठीक है। ये कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी मैंने इसकी फंक्शनैलिटी बनाई नहीं है। देख लेते हैं काम कर रहा है नहीं। रेशू कुछ भी डाला अभी, तो ये वहीं का वहीं है, कुछ काम नहीं कर रहा है। काम करवाने के लिए मुझे इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, और वो होगा कंट्रोलर में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो लॉगिन कंट्रोलर में ऐड करने के लिए, हाँ, इसकी फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इस इनपुट टैग में एक चीज ऐड करनी होगी। क्या? नेम, जिसके थ्रू ये कोड में हम इसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो इसका नेम जो है मैं एज इट इज रख देती हूँ, यूजर नेम, इजी रहेगा। अब इसको मैं कॉपी करती हूँ प्लेस होल्डर को, हाँ, और प्लेस होल्डर का नाम, ये दो चीज। और ये बटन जो है अभी सिंपल है, इसको मैं इसका टाइप चेंज करूंगी, अभी ये काम करेगा। तो आपने देखा कि वहां जो कोड मिला हमें इंटरनेट पे, वो कोड एकदम से वर्किंग नहीं था। बट हमें उसे वर्किंग बनाने के लिए अपने को भी कुछ पता होना चाहिए कि हमें उस कोड को वर्किंग कैसे बनाना है। तो हमने स्टाइल शीट वहां से यूज की इंटरनेट से, और लॉगिन पेज का फॉर्म यूज किया। लेकिन हमें अपने प्रोजेक्ट में उसको एडजस्ट करने के लिए थोड़े चेंजेस करने पड़े, और इसके थ्रू क्या होगा, वो पूरा हमें डिजाइन नहीं करना पड़ा जीरो से। यही ट्रिक होती है कि आप कैसे इंटरनेट पर सर्च करके इंटरनेट के कोड को अपने कोड में यूज कर सकें। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ कि चलेगा कैसे। यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक्शन पैरामीटर यूज करेंगे। तो एक्शन में हम क्या लिखेंगे, लॉगिन होने के बाद कहा जाना चाहिए लॉगिन पे, मतलब लॉगिन की फंक्शनैलिटी पे हमारा यूआरएल है, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मेथड।
हमारी कौन सी मेथड होगी लॉगिन? पोस्ट मेथड, ठीक है। पोस्ट मेथड बेस्ट होती है, क्यों? क्योंकि पोस्ट मेथड में यूआरएल में आइटम्स नहीं आते, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा पहले गेट यूज करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि पोस्ट और गेट में क्या अंतर है। तो मैंने गेट मेथड यूज करी। यहाँ पर जो है ये नॉट रजिस्टर रजिस्टर, तो ये जो है ना ये चीज, यहाँ इसकी जगह मैं क्या कर लूंगी, रजिस्टर ये लिख दूंगी, तो फिर ये रजिस्टर डॉट जेएसपी पेज पे चला जाएगा। लेकिन कैसे चला जाएगा वो मैं अभी बताती हूँ। ये तो हमारा हो गया जेएसपी पेज का कोड। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं कंट्रोलर पे जाती हूँ। तो जब हमारे पास लॉगिन शो लॉगिन पेज है तो लॉगिन कंट्रोलर आया। अब इसी तरीके से हम एक और मेथड बनाएंगे यहाँ और उसका जो यूआरएल पाथ होगा लॉगिन स्लैश लॉगिन। इसका जो यूआरएल पाथ होगा वो स्लैश लॉगिन, और इसका जो मेथड का नेम होगा वो होगा नॉट शो लॉगिन पेज, लॉगिन लॉगिन, बस ठीक है। और ये जो है यहाँ पर, ये जो है यहाँ लिखेंगे, जब लॉगिन हो जाएगी तो ये एक वेलकम पेज पे जाएगा। अब वो हमें वेलकम पेज भी बनाना है। यहाँ पर हम व्यू में एक और पेज बनाएंगे, फाइल welcome.jsp। ये welcome.jsp में भी हमें थोड़ा सा कोड होना चाहिए, ताकि हम इसी कोड को अभी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देंगे। ये जो फॉर्म है यहाँ से डिव ये हटा देती हूँ मैं, और इस पे जो है वेलकम, हाँ यहाँ पर एक चीज ऐड कर देती हूँ मैं, ये पैरामीटर ऐड कर देती हूँ, और यूजर नेम, ठीक है। ये अभी एरर दे रहा है, अभी बताऊंगी कैसे एरर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा लॉगिन कंट्रोलर में यहाँ आ गया। अब लॉगिन कंट्रोलर में जब लॉगिन पे क्लिक होगा तो ये वेलकम पेज पे जाएगा। लॉगिन पेज भी हमारा सेट हो गया। हाँ, अब इस यूजर नेम को हमें यहाँ पर सेंड करना होगा, क्योंकि अभी जो ये वेलकम पेज है यहाँ पर ये एरर दे रहा, अभी दे मतलब एरर देगा क्योंकि हमारे पास यूजर नेम नहीं है। तो हमें लॉगिन कंट्रोलर में ये मॉडल को देना होगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ लॉगिन पेज में यहाँ पर हम एक लिखेंगे http सर्वलेट रिक्वेस्ट, क्योंकि हमें जो हम पैरामीटर एंटर करेंगे यूआरएल यूई में, उसको हमें बैकएंड तक पहुंचाना होगा, कंट्रोलर तक, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो ये जो है जावा, इस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे और मॉडल के लिए हम ये पैकेज इंपोर्ट करेंगे। तो ये हमारा पैकेज इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पर हमने जो नेम दिया था याद होगा कि यहाँ मैंने नेम ऐड किया था, तो इस नेम को हम लॉगिन कंट्रोलर में यहाँ लिखेंगे। इससे क्या होगा, रिक्वेस्ट से वो पैरामीटर हमें कंट्रोलर में मिल जाएगा। अब क्या है, इसी तरीके से हम चलो अभी यही करते हैं। यूजर नेम मिल गया। अब यूजर नेम को हम क्या करेंगे, मॉडल ऑब्जेक्ट में मॉडल डॉट एट्रीब्यूट, और यहाँ पर हम एट्रीब्यूट का नेम डिफाइन करेंगे, यूजर नेम, और यहाँ पर भी यूजर नेम, ठीक है। ये हो गया एट्रीब्यूट का स्ट्रिंग नेम और वैल्यू, ये नेम और वैल्यू, और यहाँ सेमीकोलन। अब जब ये यूजर नेम हमने यहाँ से दिया तो ये वेलकम पेज में उसे मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने मॉडल में उसे डाल दिया। अभी हमने लॉगिन पेज की फंक्शनैलिटी बनाई है। अब देखिए हम यहाँ पर ये चीज कब होनी चाहिए, जब वेलकम पेज में कब जाना चाहिए, इफ हम यहाँ पर कोई अभी इफ कंडीशन लगा देते हैं, और ये बाद में मैं इसे डेटाबेस से फैच करने वाली और स्टोर करने वाली चीज भी बनाऊंगी, बट अभी मैं सिंपल बनाया है। तो
लॉजिक देखिएगा कि इसमें मैं लिखूंगी इफ यूजर नेम डॉट इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यूजर नेम रेशू को मैं अगर यूजर नेम रेशू डालूंगी तभी वेलकम में जाना चाहिए, नहीं तो कहाँ जाना चाहिए, नहीं तो रिटर्न, और हमें किसी और पेज पे रिटर्न, हमें लॉगिन पे डायरेक्टली रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो अगर हमें लॉगिन पे डायरेक्टली रिटर्न कर देना है तो हम यहाँ सिंपल स्लैश लिख देते हैं। ठीक है, इतना ही काम करता है नहीं। अब हम यहाँ पर इसको रन करेंगे। ये हमारा पेज ओपन होके आ गया। अब मैं यहाँ पर पहले तो टेस्ट डालती हूँ, ठीक है, जो हमने नहीं चूज किया। ये देखिए यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे, एरर आई। एरर क्या, हमारे पास जो हमने स्लैश दिया था, ये देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, इसको आप मिस मत कीजिए। दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो यूआरएल, आप देखिए इसको थोड़ा बड़ा नहीं कर सकती, बड़ा नहीं कर सकती। ये जो आप यूआरएल देख रहे हैं, इसमें आप देखिए यूजर नेम और पासवर्ड हमारे यूआरएल में शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने गेट मेथड यहाँ एक्शन में ली थी। अगर हम ये मेथड की जगह पोस्ट मेथड लेते तो यूआरएल में नहीं आता। चलो अब मैं यहाँ पर पहले पोस्ट चेंज कर देती हूँ और फिर से रन करती हूँ, फिर मैं दूसरी एरर को सॉल्व करूंगी। पहले मैं गेट और पोस्ट वाली करती हूँ। ठीक है, तो अब आप देखेंगे मैं जब यहाँ टेस्ट डाल के, तो ये देखिए अब यूआरएल में नहीं शो कर रहा है हमारा पैरामीटर्स। तो यही अंतर है पोस्ट और गेट मेथड में। गेट मेथड भी वैसे ही काम करती है, बट वो उसमें सिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन पोस्ट मेथड में हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमने क्या यूजर नेम और पासवर्ड डाला है। ठीक है, अब हम इस एरर को दूर करेंगे। तो ये एरर क्या थी कि जो ये मैंने जानबूझ के ही करी थी ताकि आपको सीखने मिले। ये जो मैंने डायरेक्ट यहाँ स्लैश लगा दिया था, इसकी वजह से वो एरर है। ये हटाऊंगी और यहाँ पर मुझे एक पेज देना होगा, तो मैं एक डिफॉल्ट पेज दूंगी, index.jsp। अब मुझे क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। index.jsp को यहाँ पर ऐड करूंगी मैं। ठीक है, अब index.jsp में मैं सिंपल एक टैग लगाऊंगी, तो ये स्लैश, ये वहीं के वहीं चला जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है उसको वहीं के वहीं रोटेट करने का। अब देखिए अब एरर नहीं आएगी। हम ऐसा भी कर सकते थे कि इसको रजिस्टर पेज पे ट्रांसफर कर दें कि अगर लॉगिन नहीं है रजिस्टर पेज पे ट्रांसफर हो जाए, लेकिन वो यूजर खुद रजिस्टर करना चाहे तभी ट्रांसफर करना अच्छा है। पहले मैं ये दिखाती हूँ कि आपको ये एरर चली गई कि नहीं। अब मैं यहाँ टेस्ट डालूंगी, अभी भी नहीं गई, क्यों? ओ, एक गलती हो गई, गलती ये हो गई। हाँ, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गलती हो गई, लेकिन उससे भी आप सीखेंगे कैसे। मैंने यहाँ पर .jsp लिख दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर आ गया। एक मिनट, हाँ, आप देखेंगे यहाँ पर index.jsp नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर .jsp तो एक तो ये ऑटोमेटिकली लगाता है और एक मैंने लगा दिया, ये दो .jsp हो गया। इसीलिए मैंने कहा था कि जब हम यहाँ पर इस servlet.xml में ये व्यू रिजॉल्वर से यूआरएल में ये व्यू रिजॉल्व कर देंगे, यहाँ पर प्रीफिक्स दे देंगे, सफिक्स दे देंगे, तो फिर हमें बार बार .jsp लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर अब अगर ये .jsp हटा दूंगी तो ये एरर नहीं आएगी। हमारा पेज है, यहाँ मैंने लगाया टेस्ट यूजर नेम में, पासवर्ड भी टेस्ट और लॉगिन।
अब हमारे पास क्योंकि वो जो URL गलत था, मतलब यूजर नेम पासवर्ड गलत था, रेशू नहीं था, इसलिए वो वहीं के वहीं आ गया, एरर नहीं आई। अब मैं रेशू डालती हूँ, अभी ये जाएगा वेलकम पेज पे। देखिए वेलकम टू, यहाँ पर मैंने सेंटेंस गलत लिखा है, बट रेशू आ गया यहाँ। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने यहाँ यूजर नेम लिखा था, कोड लिखा था वेलकम पेज में, यूजर नेम रेशू। यहाँ पर वेलकम रेशू लिखती हूँ, वेलकम यूजर नेम टू डू लिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इसको सेव करके इसको रिफ्रेश करूंगी तो देखिए ये चेंज हो गया, वेलकम रेशियो टू टू लिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम लॉगिन फंक्शनैलिटी बना सकते हैं। अभी मैंने आपको, ये पहला वीडियो है, इसमें मैंने आपको ये बताया कि कैसे हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क को स्क्रैच से बनाते हैं, स्प्रिंग प्रोजेक्ट, एमवीसी प्रोजेक्ट को स्क्रैच से बनाते हैं, उसमें कैसे डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं, कैसे उस प्रोजेक्ट में पेजेस ऐड करते हैं, कंट्रोलर से कनेक्शन करते हैं और लॉगिन पेज बनाते हैं। तो अभी तक मैंने आपको इतना बताया कि लॉगिन पेज कैसे बनाते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको रजिस्टर पेज की फंक्शनैलिटी ऐड करके बताऊंगी और भी कई सारे फंक्शनैलिटी ऐड करके बताऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे सेशंस और ट्रेनिंग्स में आना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इंटरेस्टेड लिखिए, और जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज की लिंक दी है उस पर लाइक फॉलो कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड करूंगी और आप मेरे सेशंस में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।